देखिए बच्चों, तो आपने देखा था कि जब ठोस का को गलन किया जाता है, ठोस को गलाया जाता है, तो ये क्रिया ऊष्माशोषी होती है। और जब जल को वाष्पित किया जाता है तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये भी एक ऊष्माशोषी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप और मानक दाब पर, मतलब एक बार दाब पर वाष्पीकृत करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसको हम वाष्पन एंथैल्पी या मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, डेल्टा वेपराइजेशन की जो हीट है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है या एंथैल्पी चेंज है कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी द्रव का एक मोल को स्थिर ताप और दाब पर जब हम वाष्पीकृत करें तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसी को हम वाष्पन एंथैल्पी या मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप जानते हो ऊर्ध्वपातन एक क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन क्या क्रिया होती है? देखिए, जब किसी पदार्थ को हम गर्म करें और किसी ठोस पदार्थ को, और वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, तो ये रिएक्शन क्या होती है? ऊर्ध्वपातन की रिएक्शन होती है। और इसमें क्या होता है कि पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ जो है, वो ड्राई आइस जो है, वो उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन में जो है एंथैल्पी चेंज जो है वो कितना होता है? 25.2 किलो जूल पर मोल के साथ जो है वो 195 केल्विन ताप पर होता है। ठीक है, मतलब जो ड्राई आइस होती है वो 195 केल्विन ताप पर जो है ऊर्ध्वपातित होती है। ठीक है, और इसका जो आपका एंथैल्पी चेंज है इसका सब्लिमेशन का ड्राई आइस के वो कितना है? 25 किलो जूल पर मोल होता है। इसी प्रकार से नेप्थलीन जो है वो वायु में धीरे धीरे ऊर्ध्वपातित होती है। मतलब नेप्थलीन एक सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड मैटर होता है, और सॉलिड मैटर जो है ये धीरे धीरे जो है वो सब्लिमेट होता है। इसके लिए भी हीट सब्लिमेशन का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कितना होता है? 73.0, मतलब 73 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। मतलब किसी ठोस के एक मोल को स्थिर ताप और मानक दाब पर जब आप ऊर्ध्वपातित करेंगे तो उसमें होने वाला जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी परिवर्तन है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानक एंथैल्पी परिवर्तन या मानक एंथैल्पी किसकी? ऊर्ध्वपातन की। ठीक है, मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी या मानक स्टैंडर्ड सब्लिमेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, मतलब ठोस जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। तो कोई भी ठोस का एक मोल आप ले लीजिए और उसे स्थिर ताप और स्टैंडर्ड दाब पर आप क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातित करते हैं। ठीक है, गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सब्लिमेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान उस पदार्थ के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। जिसका फेस परिवर्तन हो रहा है उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि जल के अणुओं के मध्य उपस्थित जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी द्रव अवस्था में जल के अणुओं को प्रबलता से बांधे रखता है। और कार्बनिक द्रव में, जैसे कि एसीटोन में, जो इंटरमॉलिक्यूलर डायपोल डायपोल इंटर रिएक्शंस के प्रेजेंस के कारण जो बल होता है वो विशेष रूप से दुर्बल होता है। मतलब डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस रिएक्शंस होती हैं जो एसीटोन में, उनके कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो दुर्बल होते हैं एसीटोन में। तो इस प्रकार जो एसीटोन के एक मोल को आप वाष्पीकृत करेंगे तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उससे अधिक जो है वो जल के एक मोल को वाष्पीकृत करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मतलब एसीटोन के एक मोल के वाष्पीकृत होने में जल के एक मोल को वाष्पीकृत होने की अपेक्षा कम ऊष्मा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं, जबकि जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों।